हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक ऐसी बायो की सीरीज़ जो यूट्यूब पे कभी भी ऐसी नहीं आई। और हाँ, इस सीरीज़ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अभी तक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला के दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, मेरा पेन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वाई दीज आर नॉट योर रेगुलर लेक्चर्स, कि ये जो लेक्चर्स है वो मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि आपके रेगुलर लेक्चर्स जैसे नहीं है। सबसे पहले यू स्टडी टू स्टडी। दो तरीके से हम पढ़ते हैं यूजुअली, कि एक होता है पढ़ने के लिए पढ़ना और एक होता है एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना। तो अभी जो बच्चे बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, उनको लगता है कि हमने इतना पढ़ा फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए, वो फॉल करते हैं इस कैटेगरी के अंदर, जो कि है स्टडी टू स्टडी। हमें पीएचडी नहीं करनी 11th की और 12th की बुक पढ़ने के लिए हैं, हमें नॉलेज अपने भंडार में नहीं लानी है, हमें उतना पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, ताकि हम एमबीबीएस में ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। और इसमें क्या है, आपको लगता तो है कि आप प्रोडक्टिव हो, पर एट दी एंड जब आपके मार्क्स नहीं आते तो आपको पता चलता है कि प्रोडक्टिविटी तो थी ही नहीं, सिर्फ एक डोपामाइन था। और आप नॉलेज ग्रैप्स करने के लिए पढ़ते हो, वो कि ज़रूरी है, बट यहाँ पे हमारा मेन मोटिव होगा कि हम पढ़े, देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, हम पढ़े और उसमें से हम अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज कर ले। सबसे पहले नंबर लाने के लिए कैसे पढ़ना ज़रूरी है, आपकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर की, कि उस चैप्टर को कोई भी सपोज एक्स वाई जेड चैप्टर, जैसे आज हम ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक से फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, और अगर उन टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, असर्शन रीजंस आते हैं, एमसीक्यू सिर्फ सिंगल वर्ड ऑप्शंस आते हैं या लेंथी आते हैं, आपको एक एनालिसिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे एनालिस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और टारगेटेड पढ़ेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और हम ये पढ़ रहे हैं तो उससे हमारा को कैसे नंबर मिलने, ना कि हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये लेक्चर यूनिक है। और आगे और मेन थिंग क्या है, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ के माध्यम से आप बायोलॉजी सिर्फ क्लास में पढ़ें। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा मैं बोल तो रहा हूँ, उसके लिए मेहनत भी करेगी, पर ये स्केड्यूल मैंने ऐसे डिज़ाइन करा है कि आपको घर जाके पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये तो नहीं पता कि मैं कब तक ये सिलेबस कंप्लीट करूँगा, बट मेरे को लगता है दिसंबर तक हो जाना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा। और मेरा मेन मकसद क्या है, देखो, पढ़ने के लिए दो चार चीज़ ज़रूरी होती है। एक तो आपका पढ़ना इंपॉर्टेंटली, फिर आप एनालाइज करते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, प्लानिंग करते हो, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा एक लोड रहता है। तो मेरा क्या पर्सपेक्टिव रहता है कि हमें सिर्फ दिमाग को पढ़ाई के लिए यूज़ करना चाहिए, और जो सारी चीज़ आती है ना, रिवीजन, प्लानर, प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक, ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ये सब टैग पे छोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तो हम ये यूज़ करेंगे, हम सारा दिमाग, सारा कॉन्सेप्ट लगाने में लगेंगे, और बाकी की चीज़ आप खुद छोड़ दो। आपको रिवीजन भी मैं क्लास में कराऊंगा, आपको क्वेश्चंस भी मैं क्लास में कराऊंगा, आपको एक ऐसा टूल भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप नए युग में पढ़ रहे हो, ना कि हम सिर्फ जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो कि चैप्टर लिखा ब्रीथिंग और एकदम स्टार्ट पढ़ाना कर दिया। नहीं, एक चैप्टर पढ़ने से पहले उसका कुछ एनालिसिस, उसकी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आपको वहीं से देखना है और वहीं से पढ़ना है। अब आगे देखते हैं। देखो, जैसे मैंने लगा रहे रिवाइज कर रहेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की वो भी बताऊंगा। और हाँ, एक ऐसा टूल दूंगा जिससे आप सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक भी। और जैसे टूल प्रोवाइड्स कराऊंगा, ये मैंने आपको बता दिया। पूरा प्लानर मैं यहाँ टैग बनाएगा, आपको कुछ नहीं बनाना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है आपको वो फॉलो करना है, और नीट 2026 में आप अपनी सीट ले लेना। गारंटीड नहीं कहूँगा, बट हाँ, आपको अपनी तरफ का हार्डवर्क कर लो, और लक तो दूसरी बात है। फिर मिस्टेक्स कैसे ढूंढते हो, एक मिस्टेक्स ढूंढना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपके सामने आपकी सारी मिस्टेक्स आ जाएगी, वो भी इन डिटेल, कि आप कौन कौन सी बारीक चीज़ आप भूल जाते, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपकी ये टॉपिक्स है। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि अगर जैसे 1000 बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे तो मैं 1000 के लिए कैसे करूँगा, बट हाँ, मैंने पिछले 3 4 6 महीने में बहुत रिसर्च करी कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो द सोल आइडिया ऑफ दिस
होल यूट्यूब वीडियो इज पर्सनलाइज तरीके से पढ़ सकते हैं हम। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको सब बताऊंगा, आप प्लीज़ बने रहना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आई वॉन्टेड टू मैं ये वीडियो लाइव करना चाहता था, बट द थिंग इज़ इतने बच्चे आएंगे नहीं स्टार्टिंग में और फिर वो थोड़ा डिमोटिवेटिंग सा लगता है। तो जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे आप प्लीज़ करा दो, उसके बाद मैं लाइव वीडियो करने लग जाऊंगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे नीट 2025 में आपने देखा था कितने एप्लीकेटिव क्वेश्चंस आए थे और लेंदी आए थे, तो हम वो सब लेंगे। रियल लाइफ सिनेरियोज में क्वेश्चंस बनाए हैं वो हम करेंगे और मेनली रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम टैग यूज़ करेंगे, एनालिसिस हमारी अब सब टैग करेगी, मिस्टेक्स हमारी सब टैग ढूंढेगा, हमारा वीक एरियाज क्या है, हम फंसते कहाँ पर है वो सब वो करेगा, प्लानिंग वो करेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट सब टैग करेगा। आपको सिर्फ यहाँ आना है, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे पढ़ना है और हम सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, स्टडी हम करेंगे, आपकी स्टडी की जो परफॉर्मेंस होगी उससे आपको टेक्नोलॉजी गाइड करेगी और आपको यहाँ वर्क करना है। सिंपल सा रूल है, छोटा सा रूल है, तो स्टार्ट करते हैं। बट आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, शेयर कर दो प्लीज़, चैनल को शेयर कर दो जितना हो सके, बिकॉज द थिंग इज आप एक चैप्टर का लेक्चर ले लो और आपको पता चल जाएगा व्हाई दिस इज़ यूनिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने जैसे आपको बोला था ये सीरीज़ थोड़ी अलग है, तो आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, ये प्लान ऐसे करा हुआ है, हम पहले हार्ड या स्कोरिंग चैप्टर्स करेंगे इस सीरीज़ में और फिर बाद में करेंगे इजी और लेस स्कोरिंग। इसका जो वो है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको आगे जाके भी बताऊँगा। ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा स्कोरिंग और इससे ज़्यादा हार्ड तो नहीं कहूँगा, एक दो चैप्टर थोड़े रिलेटिवली हार्ड है, पर इजी और स्कोरिंग चैप्टर इससे कुछ नहीं है। और हाँ, मैं वो सारे चैप्टर भी पढ़ाऊँगा जैसे डाइजेशन, जो भी नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, बिकॉज आपको पता है एनटी का कोई भरोसा नहीं है, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी लेनी है, फ़ोन तो लेना ही है जिसमें आप देख रहे हो, बायोलॉजी की एनसीईआरटी लेनी है और हाईलाइट करना है। नोट्स नहीं बनाने, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ना है और कुछ नहीं करना, नोट्स नहीं बनाने, समझना है रफ कॉपी में, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे माइंड मैप्स बनाने, और उसके बाद जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मैंने बताया हमसे डायरेक्ट पढ़ने नहीं लगेंगे, पहले मैंने एनालिसिस करी है ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से आते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से, आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट से आते हैं और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से आते हैं। तो इन दोनों में से भी मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट बोलूँ तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ भी हो आपको आना ही आना चाहिए, इसमें तो मतलब वो कहता है ना कि नो ब्रेनर है ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 पे स्टार्टिंग के चैप्टर के पहले भी एक दे रखा है आपको, क्या, एक साइंटिस्ट है उसका नाम है अल्फोंसो कॉर्टी। अल्फोंसो कॉर्टी क्या है, एक एनाटोमिस्ट है। ठीक है भाई, देखो मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको याद क्या करना है। ठीक है, अल्फोंसो कॉर्टी है, ये एक इटालियन है, इटालियन एनाटोमिस्ट। ठीक है, इटालियन एनाटोमिस्ट है। 2 चीज़ याद रखनी है, स्टार्टेड और लेटर। स्टार्ट करी थी इन्होंने अपनी पढ़ाई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स को पढ़ने से, और लेटर ये ऑडिटरी मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम में आ गए थे। तो ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करी थी इन्होंने कार्डियोवैस्कुलर रेप्टाइल्स के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पढ़ने से, फिर बाद में ये आ गए थे मैमेलियन के ऑडिटरी सिस्टम में। ठीक है, अब हमारा क्या सॉर्ट हो गया, स्टार्टेड सॉर्ट हो गया और लेटर सॉर्ट हो गया, आपको भी याद हो गया। अब जब इन्होंने यहाँ पे अपनी मैमेलियन ऑडिटरी डिसऑर्डर सिस्टम में इन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, तो इन्होंने क्या ढूंढा, ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ पर, इनके नाम पे ही रखा गया है। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई इन्होंने क्या ढूंढा, इन्होंने देखा कि एक स्ट्रक्चर है जो कि बेसलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉकलिया के नीचे होता है, जो हेयर सेल्स होते हैं, जो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये इन्होंने एक पेपर दिया था 1851 में,
उसमें पब्लिश करा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको भी पता है एंटी कैसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो आपको ये आना चाहिए। अब देखो, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। पहले बताओ अल्फोंसो कॉटी कौन था? इटालियन एनाटोमिस्ट था, ठीक है। उसने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कैसे करी थी? उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल से। लेटर वो जंप हो गया था कहाँ पे? ऑडिटरी नर्व्स ऑफ मेमेलिया पे, ठीक है। 1851 में उसने एक पब्लिश करा था पेपर, उसमें उसने बताया था कि बेसलर मेम्ब्रेन जो कॉकलिया की होती है, वहाँ पे एक हेयर लाइक सेल्स होते हैं, उनको उसने बोला बाद में ऑर्गन ऑफ कोटाई के नाम से जाने गया। और ऑर्गन ऑफ कोटाई करते क्या? साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया हमारा ऑर्गन ऑफ कोटाई और अल्फोंसो कॉटी के बारे में। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ होती है, हमें O2 क्यों चाहिए? कभी किसी ने सोचा हो? आपको ये एक बेसिक रीज़न तो सबको पता है, सांस लेने के लिए। बट द थिंग इज, हमें O2 इसलिए चाहिए क्योंकि O2 को यूज़ करके हम जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स होते हैं, उनको हम कैटाबॉलिक मतलब तोड़ते हैं एनर्जी में, जो हमारी पूरी दिनचर्या में हमें यूज़ होती है। तो कोई पूछेगा भाई O2 क्यों चाहिए? तो ये बेवकूफ़ कॉमर्स वालों जैसा कोई आंसर मत देना सांस लेने के लिए। उनको बोलना वी हैव सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। O2 is used to break these compounds in energy and the energy is used to perform various activities। लो भाई अंग्रेज हो गए तुम तो, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। सिंपल है। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या? ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। एनाबॉलिक क्या? छोटे से बड़ा मतलब जोड़ते हैं, और कैटाबॉलिक को तोड़ते हैं। अब इस जो पूरी प्रक्रिया है हमारे, हम O2 तो ले लेते हैं, पर बाद में CO2 विच इज़ हार्मफुल। ये याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है बायोलॉजी में, इज CO2 हार्मफुल और नॉट। आप ये भी सोच सकते हो यार CO2 तो हमारे अंदर बनती है, हम उसे छोड़ते हैं, राइट, तो वो हार्मफुल नहीं हो सकती। बट CO2 इज़ हार्मफुल, NCERT में दिया हुआ है चौथी लाइन में। तो याद रखना CO2 इज़ हार्मफुल और वो रिलीज हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। अब हम पढ़ेंगे, अब क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोसफेयर with CO2 produced by the cell। CO2 is produced by the cell is called breathing, और breathing को हम commonly respiration बोलते हैं। आपको definition भी याद हो गई, NCERT की बिल्कुल लाइन है क्या? process of exchange of O2 and O2 from atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, commonly respiration, ठीक है। आगे बढ़ते, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। देखो, सबसे पहले ना, ये एक बहुत छोटी सी लाइन है, हो सकता है आप लोगों ने जब NCERT पढ़ी हो आपने ध्यान नहीं दिया। एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, कि मतलब हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। जब जैसे मैं तो लंग से करता हूँ, आपका मेरे को पता नहीं आप कैसे करते हैं। जैसे जो हम जैसे ब्रीदिंग करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? तो NCERT में दे रखा है इट डिपेंड्स ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब टिश्यू लेवल है, सेलुलर लेवल है, इस सब पे। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आप पे, क्या आ सकता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल ऑन विच फैक्टर्स? दो ही है, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है वो ऐसे क्वेश्चन दे ले A एंड B या नन, तो A B इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम करते हैं, और मैंने ये सारा एक एक लाइन, अभी हम NCERT में पढ़ेंगे, एक एक लाइन से उठा के बनाया है। आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, बस अभी आप मेरे साथ बने रहो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़, ठीक है। हम कैसे करेंगे ना, पहले मैं आपको एकदम क्रक्स में मतलब एक एक NCERT का पॉइंट समझाऊंगा। ये सब आपके लिए नहीं है, ये सब आपको समझाने के लिए, आपको बस विजुलाइज करना है, ध्यान में रखना है। रफ कॉपी में जब मैं आपके साथ रिविजन करूँगा, जब रिवाइज करना है, और ये सब बनाना नहीं है। हम NCERT में जो भी करेंगे, बिकॉज एट दी एंड एक होता है फोटोग्राफिक मेमोरी। बच्चे करते क्या है, नोट्स बनाते हैं, फिर बाद में शिफ्ट हो जाते हैं NCERT में, तो वो सही नहीं रखता। तो ऐसा होना चाहिए, NCERT में हम सब मार्क करेंगे, ताकि हम आँख बंद करें तो हमें पता हो ये चीज़ वहाँ पर है। इससे हमें कम याद रखना पड़ता है और अच्छा याद भी रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं। देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको ना एक एनिमल किंगडम का वो देता हूँ। एनिमल किंगडम अगर आप मोटे मोटे में देखोगे तो कैसे डिवाइडेड है? इनवर्टिब्रेट्स,
और वर्टिब्रेट्स। बिल्कुल सही, राइट। और इनवर्टिब्रेट्स में पहले कैसे आता है? पॉरीफेरा आता है, राइट। फिर आता है निडेरिया, फिर आता है यहाँ टीनोफोरा हो गया, यहाँ आता है प्लेटीहेलमिन्थिस ऐसा, फिर आता है एनालिड्स, फिर एस्कलमिन्थिस, ये सब आता है, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में कैसे आता है? पहले फिशेस, ब्रॉड कैटेगरी ले रहा हूँ, मेरे को पता है स्लाइकोस्टोमेथ और ये यूरोथिस ये सब आता है, ब्रॉड कैटेगरी ले रहा हूँ। फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और मैमल्स। ये मोटा मोटा हमने डाइवर्सिफिकेशन कर ली एनिमल किंगडम की। अब देखो ये मैंने क्यों बताई। अब देखो इनवर्टिब्रेट्स, तो ये इनिशियल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट और फ्लेक्ट्रोम, ये करते हैं बाय सिंपल डिवीजन ओवर इंटायर सरफेस। कौन से? अर्ली इनवर्टिब्रेट्स। कौन से अर्ली इनवर्टिब्रेट्स में? पॉरीफेरा है, निडेरिया है और प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आपको पता है मॉइस्ट स्किन से करते हैं। फिर आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में आपको क्या पता है? ट्रैकियल ट्यूब्स होती है, तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। तो देखो द आइडिया इज जितनी कम नॉलेज में याद रखूँ उतनी रखनी है, याद तो रखनी है एट दी एंड, मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर में याद तो रखनी है, पर जितना मैं कनेक्ट करके पढ़ूँ ना तो उतना मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो इस पूरे से मैंने आपको एनिमल किंगडम का एक पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रिवाइज करा दिया, तो हम ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो जाए। और मैं प्रॉपर रिवीजन सेशंस भी लूँगा, पूरा स्केड्यूल्ड है, मैं आपको अभी नहीं दूंगा, 2-4 क्लास के बाद मैं आपको पूरा स्केड्यूल भी दिखाऊंगा, दूंगा नहीं तो फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि अच्छा यार मेरे तो नवंबर तक हो जाएगा, मेरे तो सही है। नहीं, आपको बस बने रहना है मेरे साथ, लाइक करना है, शेयर करना है। हर चैप्टर 2 वीडियो में बनेगा, पार्ट 1 पार्ट सिंपल, ठीक है। फिर इंसेक्ट्स। अब देखो ऑर्थोपोडा में भी एक्वेटिक ऑर्थोपोडा और मोलस्का यूज़ करते हैं गिल्स। गिल्स एनसीईआरटी में आपको बताया हुआ है क्या? स्पेशलाइज वास्कुलराइज स्ट्रक्चर। याद रख सकते हो, आएगा नहीं इससे क्वेश्चंस क्योंकि गिल वेस्कुलराइज्ड होते हैं और ये बहुत ग्रे एरिया है कि स्पेशलाइज वास्कुलर, आपको याद रखना है गिल्स यूज़ करते हैं एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स और मोलस्क। इसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के टेरेस्ट्रियल काउंटर पार्ट्स, टेरेस्ट्रियल, मोलस्क और ऑर्थोपोडा यूज़ करते हैं लंग्स। और लंग्स को क्या कहा गया है एनसीईआरटी में? वेस्कुलराइज्ड बैग। आगे आप देखोगे वेस्कुलराइज्ड बैग एल्वियोलाई को भी कहा गया है। तो ये बहुत ग्रे एरिया है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी शायद यहाँ से ना क्वेश्चंस पूछे, बट फिर भी मेरे को बताना आपका फर्ज, आपको बताना मेरा फर्ज था, मैंने तो बता दिया, ठीक है। और इसे कहते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्या बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। फिशेस, गिल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स यूज़ करती है लंग्स और हम भी यूज़ करते हैं लंग्स, सिंपल। इसमें एक एक्सेप्शन बता रखा है, एक्सेप्शंस तो क्या? फ्रॉग जो मॉइस्ट स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते, ठीक है, इतना हो गया। तो एनसीईआरटी का हमारा एक पेज जो लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है वो वाला पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे नाक के नथुनों से। नथुने कहते हैं भाई, हम तो बढ़िया हैं, हम तो नथुने कहते हैं। और ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ये क्या, ये नेसल पैसेज है। फिर आता है एक नेसल चैम्बर। 3 चीज़ बता दी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज और नेसल चैम्बर। इसके बाद आएगा फेरिंग्स और उसके बाद आएगा लैरिंग्स। फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स होता है कार्टिलेजिनियस बॉक्स, हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड। इतना मैंने आपको बता दिया। कैसे याद करोगे? याद नहीं करना, याद करने के लिए तो है ही नहीं, आपको पता है। नाक के नथुने, नाक की जगह पूरी नाक, फिर नेसल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, इसलिए साउंड बॉक्स पे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्ट लाइन बोल रहा हूँ मैं, मेरे को तो याद है इसलिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड टू मिड थोरेसिक
क्या था, मिड थोरेसिक कैविटी और डिवाइड करती है फिफ्थ वर्टिब्रे में राइट और लेफ्ट ब्रोंकियल्स में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एक्सटेंडेड टू मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल्स एट फिफ्थ वर्टिब्रे। थोरेसिक वर्टिब्रे पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एपिग्लॉटिस कवर ग्लॉटिस टू प्रिवेंट फूड इनटू लंग्स। विंड पाइप में फूड ना चले जाए इसलिए ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस कवर करता है। और ग्लॉटिस क्या होता है, विंड पाइप के मुंह खाने को कहते हैं ग्लॉटिस, और इसको कवर करता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ट्रैकिया आपने देख लिया, ये ट्रैकिया है ऐसी, और फिर ये ब्रांच हो जाती है राइट और लेफ्ट ब्रोंकियल्स में। ठीक है, राइट लेफ्ट में। अब ये जो ब्रोंकियल्स है ना, अब ये रिपीटेडली बहुत डिवाइड होके छोटे छोटे ऐसे हो जाते हैं, जैसे ऐसे ये ब्रोंकियल्स, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर फर्दर ऐसे 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 ऐसे, फिर फर्दर ऐसे ऐसे, फर्दर ऐसे 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 ऐसे, पूरा एक जाल सा बन जाता है। तो ये डिवाइड होते हैं सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियल्स में, और फिर ब्रोंकियल्स और डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियल्स में। दो टाइप के होंगे, दो टाइप के नहीं, हम जनरली इसको कहते हैं इनिशियल्स ब्रोंकियल, मतलब ब्रोंकियल्स जब डिवाइड हो गए, और एकदम टर्मिनल वाले। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। नाक के नथुने क्या, नेसल, नॉस्ट्रिल्स, नेसल चैम्बर, नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया से राइट लेफ्ट में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, फिर इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये याद हो गया। अब देखो, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होती है इनके अंदर। क्या, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होती है। ठीक है, अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई, जो जहाँ पे हमारी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। और लंग्स को हम कैसे कहते हैं, लंग्स की डेफिनेशन क्या है, ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई इज कॉल्ड लंग्स। इतना समझ आ गया होगा आई होप। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, दो लंग्स होते हैं, राइट वाला, लेफ्ट वाला। ठीक है, covered by double layer pleural membrane which is filled by pleural fluid। प्लूरल फ्लूइड क्यों होता है, ताकि ये दो लंग्स के सरफेस में फ्रिक्शन कम करे। आप सपोज करो ये एक हाँ, ये एक लंग का सरफेस है अंदर, जो थोरेसिक कैविटी से चिपका हुआ है, नहीं ये अंदर है ना जो लंग से चिपकी हुई है, और ये थोरेसिक कैविटी से चिपकी। अगर इनके बीच में कुछ ना हो तो ये तो घर्षण, इसमें फ्रिक्शन इतना हो जाएगा। अब इसके अंदर फ्लूइड है तो ये इजी रहता है, समझ गए। ठीक है, अब आउटर वाली क्लोज कांटेक्ट में होती है थोरेसिक कैविटी के, और इनर वाली लंग्स के सरफेस से क्लोज कांटेक्ट में होती है। आई होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत एविडेंट है। अब सबसे मेन बात, मजे वाली बात, मैंने आपको पूरा पैसेज समझा दिया। नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये पूरा पार्ट जो नीले में है, नीले में है, इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट मतलब कंडक्ट मतलब कुछ बह रहा है, समझ रहे हो। कंडक्टिंग पार्ट का सोल पर्पस ये होता है, कि एटमॉस्फेरिक एयर को ये अल्वियोलाई के सरफेस पे लाके छोड़ दे। एक तो ये हो गया। सेकंड इसका होता है, ये जितने भी गंद होता है ना इस हवा में, जितने भी उसको प्योरीफाई कर दे। तीसरा होता है ह्यूमिडिफाई कर देता है, और इस एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाके खड़ा कर देता है। अब आपने देखा होगा जब आप ऐसे करते हो तो हवा गर्म आती है, राइट, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर से हमारे अंदर जो हवा है वो अभी गर्म है, और ये CO2 भी है बेसिकली, तो ये अभी गर्म है। तो नेसल ये कंडक्टिंग पार्ट का अगर मैंने यहाँ लिखा होगा, हाँ, टू ट्रांसपोर्ट एयर टू एल्वियोलाई, पहला ये है क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, एकदम साफ करनी है, ह्यूमिडिफाई करना है और ब्रिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर, इसका ये है। अब
टर्मिनल ब्रोंक्योल आपको पता है उसके बाद क्या हो जाते हैं, थिन वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की डक, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। इसका काम क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे O2 का दान लेन देन होता है, तो यहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, एक एयर टाइट चैम्बर होता है और थोरेसिक चैम्बर में हमारे लंग्स होते हैं। लंग्स की हम परिभाषा समझेंगे। लंग्स के आजू बाजू इर्द गिर्द है क्या, डॉर्सल, ये ह्यूमन बॉडी है, ये मैं हूँ, ये मेरा मुंह आगे यहाँ, पीटी है मेरी। ठीक है, डॉर्सल मतलब पीछे वाला हिस्सा। पीछे लंग्स की क्या है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं, वेंट्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। आगे ये क्या है, वेंट्रल पार्ट। इसे यहाँ पे क्या होती है, ये स्टर्नम बोन है हमारी। ठीक है, साइड में यहाँ पे क्या है हमारे लंग्स की साइड में, रिब्स। ठीक है, और नीचे लंग्स के नीचे क्या है, डायफ्राम। तो ये मैंने आपको एनाटॉमी बता दी लंग्स के आसपास की, लंग्स की एनाटॉमी नहीं बताई। तो एक लाइन आएगी आपके एनसीईआरटी में जब हम पढ़ेंगे इसको, द स्टेप इज सच कि थोरेसिक चैम्बर में कोई भी वॉल्यूम चेंज होती है तो वो डायरेक्टली लंग्स में वो होती है। कि मतलब आप थोरेसिक चैम्बर में कोई भी एयर का प्लस माइनस करोगे तो वो सिर्फ सीधा लंग्स में रिफ्लेक्ट होगी। ये नहीं कि सिर्फ थोरेसिक चैम्बर में होगी और लंग्स में नहीं। तो ये एक एयर टाइट कंटेनर जैसे काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, हाँ मतलब देख, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सबसे पहले हम रिकैप करें, आपको कुछ नहीं करना, हाथ बांध के बैठ जाओ, मैं भी बैठ रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हमने कहाँ से पढ़ा था, यहाँ हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। रुको, ये मैंने रिवीजन का था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लेते हैं, फिर ये 27 मिनट की वीडियो होगी यार। वैसे मैं ये एक चैप्टर इसमें ख़त्म करूँ, कोशिश करूँगा, मैं 1 घंटे की एक वीडियो रखूँगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो भी मैं देखता हूँ कैसे करूँगा, अभी लेट मी फिगर इट आउट, बट ये कंसिस्टेंट तो होगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो जब हम हवा लेते हैं तो हवा लेने के 2 पार्ट है, क्या, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। छोड़ दे, इंस्पिरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर की एयर को हम खींच रहे हैं। ठीक है, एक्सपिरेशन में क्या होता है, जो एल्वियोलर लेयर है जो हमारी बॉडी के अंदर एयर है, हम उसको बाहर फेंक रहे हैं। सिंपल सा बेसिक इंग्लिश में बताया, बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब मैं सांस ले कैसे पा रहा हूँ और छोड़ कैसे पा रहा हूँ, ये समझो। तो जो ये इन एंड आउट होता है ना एयर का बॉडी में, वो रेगुलेट करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट से। किस प्रेशर ग्रेडियंट, हवा के, एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी से। ठीक है, डिफरेंस इन प्रेशर बनाते हैं हम ऐसा कि कभी बाहर जाता है तो अंदर कम है, अंदर जाते हैं तो बाहर जाते हैं, तो ऐसे ही प्रेशर हाई टू लो हो जाती है। सिंपल है, इजी है। अब आगे देखते हैं, इंस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, और पी वी से P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। इंस्पिरेशन है, क्या कर रहे हैं हम, आइडियली इंस्पिरेशन में क्या होता है, एयर हमें अंदर चाहिए, यहाँ पे हमें एयर चाहिए। अब मेरे को यहाँ एयर चाहिए, मतलब मेरे को अपने लंग्स की वॉल्यूम ज़्यादा करनी है। अगर मेरे को अपने लंग्स की वॉल्यूम ज़्यादा करनी है, अगर मेरे को ये वाला फैक्टर ज़्यादा चाहिए तो मेरे को ये वाला फैक्टर कम करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे को लंग्स की वॉल्यूम ज़्यादा करनी है तो मेरे को प्रेशर का जो अमाउंट है वो कम करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, समझ रहे हो ना। देखो, जब मैं इंस्पायर कर रहा हूँ मेरे लंग्स में वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर वो यहाँ वॉल्यूम बढ़ रही है तो यहाँ का प्रेशर कम होना चाहिए, जब तो मैं प्रेशर ग्रेडियंट में हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी और मेरे यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगी। तो इसलिए हमें इंस्पिरेशन में लंग्स में प्रेशर कम चाहिए। ठीक है, इसी लाइन को एनसीईआरटी ने बोला हुआ है, देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो हमने खींच लिया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर से। आई होप दिस इज़ लाइक क्लियर। अब हम इसके काउंटर पार्ट पे चलते हैं, जो कि एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होता है समझो, आइडियल सिनेरियो क्या है।
मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। जब मैं बाहर हवा छोड़ रहा हूँ तो मेरे लंग्स में जो एयर है वो कम हो गई, मतलब मेरे को यहाँ का वॉल्यूम कम करना है, राइट। कम करना है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा चाहिए। यहाँ प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब मैं प्रेशर ज़्यादा होगा करना है। तो ऐसे ही एयर बाहर चाहिए, लंग्स की वॉल्यूम कम चाहिए और लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। इसे ही कहते हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया, यू आर वेरी मच वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग। आस्क मी एनीथिंग मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हो। आप मेरे से ये भी पूछ लो कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, कुछ भी पूछ सकते हो। नो जजमेंट, नो वट एवर, जस्ट कमेंट मी डाउन कि भैया ये नहीं आ रहा, कि भैया ये नहीं आ रहा, भैया ये नहीं आ रहा आपको। और मैं थोड़ा टाइम दे दो, आई एम वर्किंग ऑन अ टूल। थोड़ा मेरा टेक बैकग्राउंड है ना, टेक बैकग्राउंड नहीं, मैंने टेक थोड़ा सीखा हुआ है ना, सो उससे आपकी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम वर्किंग ऑन इट, द टीम इज़ वर्किंग ऑन इट एंड आई विल चेंज हाउ यू गाइस स्टडी। मतलब मेरे टाइम पे जब मैंने पढ़ा था तो वैसा हो नहीं पाया था जैसा आइडियली सिनेरियो होना चाहिए। बट आई कैन गारंटी यू, आप या आपका जो नेक्स्ट बैच है वो इतने मस्त इत्मीनान से पढ़ेगा ना, मज़ा आ जाएगा उसको। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ना, ये सब तो हमने समझ लिया, साइंटिफिक वे तो समझ लिया, फिजिकली भी तो हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जो सांस लेने का और सांस छोड़ने का मज़ा है ना, मतलब जो हेल्प करता है ना जो मसल्स, उससे वो है डायफ्राम और स्पेशलाइज सेट्स ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन रिब्स, जो हमें हेल्प करती है प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने में, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स between the ribs helps us create this pressure gradient। याद रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of एडिशनल मसल्स। आपने देखा है ना, जितने भी अच्छे एथलीट्स होते हैं ये ट्रेनिंग इसलिए करते हैं ताकि इनका जो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन की कैपेसिटी हो जाए वो बढ़ जाए। स्विमिंग वाले ऐसी ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे कार्डियोवास्कुलर, जितनी भी कार्डियोवास्कुलर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज हेल्दी मैन ब्रीथ्स अबाउट 12 से 16 मिनट। एक बच्चा, एक हेल्दी मैन सांस लेता है। आपसे एक क्वेश्चन भी आ सकता है कैलकुलेशंस करके कि एक ब्रीदिंग का पूरा प्रोसेस कितने सेकेंड में ख़त्म होता है। तो ये होता है 3.25 से 5 सेकेंड में हम एक बार ब्रीदिंग कर लेते हैं, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की एक सेकेंड। ठीक है, अब द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, जितनी भी हमारी ब्रीदिंग में हवा जो इन्वॉल्व होती है, अगर आपको उसका वॉल्यूम नापना होता है कि कितनी अंदर जा रही है कितनी बाहर आ रही है XYZ, तो हमें एक डिवाइस होता है स्पायरोमीटर, हम उससे नाप कर सकते हैं। और ये क्लिनिकली भी, मतलब डॉक्टर इसे यूज़ करते हैं। जब आप MBBS करोगे, आप भी आई गेस जब आपकी पोस्टिंग होगी आप देख लोगे, कुछ नहीं होता, 4 ऐसे पाइप से होते हैं, उसमें अलग अलग कलर की बॉल होती है और आपको फूंक मारना होता है, तो उससे आपको पता चलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी और हार्ड कहूँगा यार, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, पर आई हैव अ डायग्राम फॉर यू जो चेंज कर देगा चीज़ें। चलो, वो डायग्राम मैं इसमें स्लाइड में लगाना भूल गया, बट मैं अभी आपको ऐसे बताता हूँ, अगली उसमें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो एक और बार देख लेंगे। ठीक है, अब दो चीज़ होती है, वॉल्यूम, कैपेसिटीज़। वॉल्यूम क्या होती है, मतलब वॉल्यूम मतलब नाप किसी चीज़ की कि मैंने इतनी ml अंदर गई, और कैपेसिटी मतलब कि आपकी औकात कितनी है उस चीज़ की। ठीक है, अब देखो, एक होती है टाइडल वॉल्यूम, एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। जितनी इसमें एयर अंदर गई और हमने बाहर कर दी, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसका नाप होता है 500 ml पर सेकेंड, राइट। तो 500 ml, ठीक है, इसका होता है 2500 से 3000 IRV का, और इससे होता है 1000 से 1100। IRV क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। नॉर्मल तो हो गई, टाइडल वॉल्यूम हो गई, अब मैं यहाँ से फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर सकता हूँ,
ये मेरी हो गई IRV, ठीक है। अब ERV क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ पर्सन ऑफ एयर कैन एक्सपायर बाय। अब देखो, ये मैंने नॉर्मल छोड़ दी, पर अब मैं ताकत लगा के और छोड़ दी, ये हो गई ERV, ठीक है। हाँ, RV। अब क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अब मैं कितनी हवा छोड़ दूँ, इतनी हवा छोड़ दी, इससे नहीं छोड़ी जाए, पर उसके बाद भी एक छोटी सी वॉल्यूम रह जाती है लंग्स में, जो लंग्स को ऐसे ना बन जाए लंग्स, उसको हेल्प करती है। इतनी सी हवा रहती है। ये तो अगर सोचो, अगर सारी हवा निकाल लोगे तो ऐसे पापड़ नहीं बन जाएगा। ट्यूब देखी है? ट्यूब, जब ट्यूब में से सारी हवा निकाल लेते तो ऐसे पापड़ सा बन जाता है ना, तो वो पापड़ ना बने, हम ऐसे पिचक ना जाए, इसलिए एक छोटी सी रेसिडुअल वॉल्यूम होती है, जो कितना भी आप फोर्सफुली एक्सपायर कर लो, ये वॉल्यूम तो रहेगी। इसका माप होता है 500 ml, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटीज पे, ठीक है। कैपेसिटीज क्या होती है कि औकात, जैसे एक होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मैंने छोड़ दी। अब मैं कितनी वॉल्यूम एयर की इंस्पायर कर सकता हूँ? जैसे मैंने बताया था, एक तो मैं टीवी कर सकता हूँ, और अगर मैं फोर्सफुली निकाल दूँ तो IRV कर सकता हूँ, राइट। छोड़ने के बाद मैं कितनी वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता हूँ? नॉर्मली तो टीवी है ही, फोर्सफुल करूँगा तो IRV हो जाएगी, तो टीवी प्लस IRV, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। EC, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, कि मतलब क्या बोलते हैं, अब पर्सन कैन एक्सपायर, कि मैं अब नॉर्मल इंस्पायर कर लिया, अब मैं कितनी और एकदम एक्सपायर कर सकता हूँ? एक तो टीवी एक्सपायर कर सकता हूँ, और यहाँ तो ERV एक्सपायर कर सकता हूँ। ERV क्या होता है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन, राइट। तो ये दोनों चीज़ हो गई। अब आएगा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सप्रेशन कर दिया। अब जितनी वॉल्यूम मेरे लंग्स में अभी मौजूद है, इसे हम कहेंगे FRC। FRC क्या होगा? एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम करेंगे, और सिर्फ अभी मैंने नॉर्मली एक्सपायर करा है तो ERV भी पड़ी है, तो ERV प्लस RV आ जाएगी हमारी FRC। अब आएगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होगी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सप्रेशन। ये फोर्स एक्सप्रेशन है। अब मैं कितनी ब्रीथ कर सकता हूँ मैक्सिमम, उसे हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। और इसी का वाइस वर्सा, कि जब मैं फोर्स इंस्पिरेशन कर रहा हूँ, अब मैं कितनी एक्सपायर कर सकता हूँ, उसे हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है, उससे ही आएगा। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले उसमें। एक डायग्राम मैंने बनाया है, नेट से निकाला है, रिसर्च कर रहा था जब मैं पढ़ रहा था, उससे आपको ये सब सॉल्व आ जाएगा। बट इससे पहले, अभी जाना नहीं है, क्लास ख़त्म नहीं हुई, इससे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ कराऊंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ ही करूँगा मैं। देख लो, छोड़ो पहले जो मैंने लिखा था उसको छोड़ो। यहाँ पे इसे हम कहेंगे फर्रा। अब आपका काम आएगा क्या? रफ कॉपी। स्टार्ट कैसे करा था जी? हमने पढ़ा था एक साइंटिस्ट का नाम था क्या? इटालियन था, एनाटॉमिस्ट था, कोई कॉटी करके था, ठीक है, अल्फोंसो कोटी था। दो चीज़ याद रखनी थी इसमें, मैंने आपको बोला था। पहला, स्टडी स्टार्ट कहाँ से करी थी इसने? स्टडी स्टार्ट करी थी, पहले ये पढ़ता था कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ इन रेप्टाइल्स, लेटर इसने पढ़ा ऑडिटरी सिस्टम्स इन मैमल्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपके साथ कर रहा हूँ, मेरे को कोई याद नहीं है। फिर 1851 में इसने एक पेपर पब्लिश करा। उस पेपर में इसने बताया कि
देर इज बेसलर मेम्ब्रेन पे कॉकलिया के बेसलर मेम्ब्रेन में कुछ हेयर लाइक सेल्स होते हैं जो कि साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि जिसे कहते हैं मॉर्गन ऑफ कॉट। इसके नाम पे ही बना होगा भाई, मेरे को तो ऐसे ही लगता, ये याद आ गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इन सब चीज़ को मोटो यूज़ करके सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी का, जो कि वेरियस एक्टिविटीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या CO2 रिलीज होती है हार्मफुल, राइट? इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। ये हमारा ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का सिंपल सा हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, अर्ली इनवर्टिब्रेट्स। अर्ली इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है, पॉरीफेरा आता है, निडेरिया, टिनोफेरा आता है और प्लेटीहेलमिंथेसिस आते हैं। ये पूरी बॉडी से डिफ्यूजन वो करते हैं, पूरी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन करते हैं। ये इनका वो है, क्या कहते हैं, मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंसेक्ट्स आपको अर्थवॉर्म आता है, एनेलिड। अर्थवॉर्म यूज़ करता है क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद आता है इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्थोपॉड्स, एक्वेटिक ऑर्थोपॉड्स यूज़ कर, और मॉलस्क यूज़ करते हैं गिल्स क्या होते हैं, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर एज गिवन इन NCERT। उसके बाद आता है उन्हीं का ही टेरेस्ट्रियल काउंटर पार्ट्स, वो यूज़ करते हैं लंग्स, ठीक है। इतना हो गया। और ब्रीदिंग का मोड किस पे डिपेंड करता है, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। हो गया ये बिल्कुल सिंपल। उसके बाद क्या था फिर, वर्टिब्रेट्स में फिशेस और फिशेस में रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स। फिश यूज गिल्स, हम सब यूज़ करते हैं लंग्स। इतना है, आपको समझ आ गया। फिर इसमें था एक फ्रॉग क्या करता था, मॉइस्ट स्किन से करता था, जिसे हम कहते हैं क्या कहते थे हम इसे, बताओ यार फटाफट, कमेंट में लिख के बताओ। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो, ठीक है, ये देखो, यही था नेटवर्क। और एक्वेटिक ऑर्थोपॉड जो यहाँ करते थे, इसको हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये दिखा रहा था। ये हो गया। अब ये आपको लग रहा होगा खिचड़ी पका रखी है, पर ये ऐसे ही नोट्स बनते हैं और ऐसे ही नंबर आते हैं। मैं ये नहीं देख रहा, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देखो और रिकॉल करना है। क्या, पेयर ऑफ एक्सटर्नल पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल, पैसेज आता है, पैसेज से चैम्बर आता है, नेसल चैम्बर खुलता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड विंड, राइट। उसके बाद आता है लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स हेल्प्स इन कार्टिलेजिनस, याद करो, मैं भी आपके साथ याद कर रहा हूँ। कार्टिलेजिनस बॉक्स हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया क्या होती है, स्ट्रेट क्या कहते हैं, देख लो, हाँ, स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे वो स्प्लिट हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। लेफ्ट राइट प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में, लेफ्ट राइट प्राइमरी ब्रोंकियोल्स से आते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकियोल्स से आते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आती है एल्वियोलाई बनती है, वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है एल्वियोलाई, ठीक है। अब ये सारा क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, और ये सारा क्या है, एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट का क्या फ़ायदा होता है, कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है एयर को बाहर से एटमॉस्फेयर से ट्रांसपोर्ट करना एल्वियोलाई तक, ह्यूमिडिफाई करना, फॉरेन पार्टिकल से उसको साफ करना, और क्या काम होता है, उसको ब्रिंग बैक टू बॉडी टेम्परेचर, ये हो गया। और
एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी का क्या काम होता है? उसका काम होता है कि एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो, राइट, एल्वियोलाई के सरफेस पे। फिर आता है लंग्स। लंग्स क्या होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। बाहर की जो आउटर लेयर होती है वो थोरेसिक कैविटी से लगती है, अंदर की लंग्स के सरफेस से लगती है। बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम विच हेल्प्स इन रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द लिड्स। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, डॉर्सली पीछे, डॉर्सली मतलब वर्टिबल कॉलम पे होता है, आगे स्टर्नम होता है, साइड में रिब्स होती है और नीचे होता है डायफ्राम पे। ठीक है, आगे क्या है? कंडक्टिविटी। ये क्या है? ये तो हमने पढ़ लिया। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे क्या है? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होती है? बाहर की एयर को अंदर खींचना, एक्सप्रेशन एल्वेलर लेयर को बाहर खींचना। इन एंड आउट of air is regulated by pressure gradient between lungs and atmospheric which is maintained by, अब तुम इसको ऐसे ऐड कर सकते हो ताकि लाइन छोटी हो जाए, which is maintained by डायफ्राम और इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट। समझ रहे हो मैंने कैसे यही कर लिया? द होल पॉइंट इज आप अपने मटेरियल को जितना छोटा कर सको, जितना आप समझ सको, बिकॉज नीट से एक महीने पहले आपके पास पूरी बायो के ज़्यादा से ज़्यादा 30 पन्ने होने चाहिए। 30 आधे घंटे में आप रिवाइज़ कर दो ऐसे, तो आपको बार इतनी बार रिवाइज़ करनी है और आपको कुछ नहीं करना, मैं आपके साथ कराऊंगा, ठीक है। इंस्पिरेशन में कैसे भाई? इंस्पिरेशन में मेरे को वॉल्यूम अंदर बढ़ानी है, मतलब अंदर का प्रेशर कम है, मतलब नेगेटिव प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। बिल्कुल सही है। इसका उल्टा, बाहर अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो ऐसे एक्सपिरेशन हो जाती है। डायफ्राम और स्पेशलाइज साइल्स जो मैंने बताया था, सेट्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन रिब्स हेल्प्स इन सच ग्रेडियंट। ठीक है, अब वी हैव दी एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, जैसे स्विमर से भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी वाले करते हैं, कि अपनी जो वॉल्यूम्स और इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ है ना, ये बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम 12 से 16 टाइम्स 1 मिनट में सांस लेते हैं, और इसको मैं सेकंड में लगा दूँ तो हमारी एक सांस की ड्यूरेशन 3.25 से 5 सेकंड तक होती है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पेरोमीटर। नेट पे सर्च कर लेना स्पेरोमीटर, नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में डाल दूँगा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? नॉर्मल में जितनी सांस अंदर गई, जितनी सांस बाहर गई, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जिसे हैं IRV क्या होती है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड थ्रू फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ये हो गई टाइडल वॉल्यूम जितनी, ये हो गई मेरी IRV। ठीक है, सिंपल एक्सपिरेशन हो गया। अब मैं फोर्सफुली जितना एक्सपायर करूँगा वो मेरी IRV होगी। रेसिडुअल वॉल्यूम, ताकि हमारा लंग्स ऐसे पिचके ना, ऐसे पंचर की तरह ना हो जाए, तो एक छोटी सी अमाउंट ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम होती है जिसे 500 ml कहते हैं। IC, EC और FRC, ये आप एक बार फिर भी पढ़ लो, रिवाइज़ करके आना। मैं तो रिवाइज़ कर, कुछ मत करके आना, हाँ आप कुछ मत करके आना। अगले चैप्टर में मैं आपके ऐसा काम करूँगा कि आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो थैंक यू। ऐसा एक पन्ने का फेर। अब अभी आपको क्या करना है? जाके कुछ नहीं करना, जाओ, 1 घंटा हो गया आपको वीडियो देखते हुए, चाय पानी पियो, अपने आओ, एक A4 शीट पे, सिर्फ एक A4 शीट पे यहाँ से स्टार्ट करते हुए आना, आधे में बांट दो। हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया है, आधे में बांट दो उसे, आधे में। यहाँ से स्टार्ट करते आओ एनाटोमिस्ट, एनाटोमिस्ट से O2 का स्ट्रक्चर, फिर इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में O2, फिर व्हाट इज़ ब्रीथिंग, ये स्टार्ट करना सारा, ये प्राइमरी नेसल चैम्बर ये सब बताना, फिर ब्रीथिंग, और फिर यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इतना ही पेज यूज़ होना चाहिए और इतने में आप सब कर लेना। और टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ, टेलीग्राम छोड़ो यार, सही नहीं लगता टेलीग्राम मेरे को, व्हाट्सएप पे आ जाओ यार, मैं ज़्यादा टेलीग्राम चलाता नहीं हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे फ़ोटो खींचो और मेरे को भेजो, मेरे को भेजना व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं चैनल का वो डाल दूँगा। तो ठीक है, बस आपको यही करना है, पर यार व्हाट्सएप पे कॉल मत करना प्लीज़, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो। हैव अ नाइस डे, गुड डे, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दो। पहले बता रहा हूँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करूँगा,
आपके पूरे हौश उठ जाएंगे। हम इस बार बायो पढ़ेंगे, यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता, फ्री में कुछ घर से नहीं पढ़ के आना। एक ये पन्ना बनाना है हर क्लास के बाद, और इस पन्ने पे ही हम पूरी क्लास कर लेंगे, पूरी बायो 30 पन्नों। ठीक है, ओके बाय, सी या, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।